Hello students, myself Anand Saini, I am your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. Students, welcome to SUI online classes. This is the chapter belonging to the chemical kinetics, रासायनिक बलगति। और ये जो आपका वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर आपका हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ क्लासेस के लिए कंबाइन होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। आज आप समझेंगे इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। मिनिमम आपका 5 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा एटलीस्ट। सो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस भी है और बहुत सारी चीजें रिड्यूस हो चुकी हैं सिलेबस में। तो आपको यहाँ से एक सिलेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू पर कुछ एक चीजें मिलने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति। पहला टॉपिक जो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा वो है रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, होता क्या है अभिक्रिया का वेग। सबसे पहले हमें जो बात करनी है वो इसी के बारे में करनी है। तो अभिक्रिया का वेग के बारे में कहा जाता है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग उसमें किसी भी अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को विद द टाइम जो चेंजेस हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन के लिए उसके प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में, उसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज द एग्जैक्टली स्टेटमेंट, एग्जैक्टली परिभाषा क्या होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट मीन अभिक्रिया के वेग की जो परिभाषा है उसमें आपको ये बताया जाता है कि किसी एक निश्चित समय के साथ साथ किसी अभिकारक पदार्थ अथवा उत्पाद पदार्थ की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। सो एग्जैक्टली आप इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो द रेट ऑफ द रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with the time, that is called rate of reaction. It is denoted by the dx upon dt. So let us consider a reaction that is A plus B gives that product. It is denoted by dx upon dt. Dx upon dt is concentration A into concentration B and power A power B. Okay, so this is the rate of reaction. आप प्रपोजल का साइन हटाइएगा, K A B where dx upon dt equal rate of reaction अभिक्रिया का वेग and K is rate constant. K is rate constant. Rate constant मतलब वेग स्थिरांक। तो रेट कांस्टेंट आपका यहाँ पर वेग स्थिरांक है। अलग से यहाँ पर पूछा भी जाता है कि एग्जैक्टली वेग स्थिरांक क्या होता है। तो देखिए एक कंडीशन है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, ऑन दैट केस देन dx upon dt इक्वल टू K। सो dx upon dt आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग है, और k क्या है, वेग स्थिरांक है। तो यहाँ से k की परिभाषा आप क्या बताएंगे। तो k की परिभाषा यहाँ से बताई जाती है, अभिक्रिया के वेग को ही आप वेग स्थिरांक कहते हैं। कब कहते हैं, जब अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक पदार्थों के मोलर सांद्रण इकाई होते हैं। व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिट, ऑन दैट टाइम the rate of reaction is equal to the rate constant. Okay, so this is the rate constant, exactly the topic. अब आप कुछ और छोटा सा एक पॉइंट है, यूनिट स्पेशली पूछा जाता है आपसे कि यूनिट क्या होता है रेट कांस्टेंट का, या सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन का। तो यूनिट बताया जाता है मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, आप इसको ऐसे भी लिखते हो, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये अभिक्रिया वेग के लिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपका यूनिट बता दिया जा रहा है। यूनिट मतलब मात्रक होता है बेटा, ठीक। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अभिक्रिया का वेग क्या है, एग्जैक्टली रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। उसके लिए अगर आप चाहें फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको ऐसे बता दिया जाता है कि dx upon dt, व्हाट इज द dx upon dt। dx upon dt अभिक्रिया का वेग होता है, ये मैं लिख भी दिया हूं आपको। dx upon dt क्या होता है, अभिक्रिया का वेग होता है। तो एग्जैक्टली आपसे कहा जा रहा है कि अभिक्रिया का वेग क्या है, dx upon dt क्या है। तो dx upon dt अभिक्रिया का वेग है। इसके लिए आपको जो डेफिनेशन चाहिए थी उसके बिहाफ पर फॉर्मूला बताया गया है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट
in per unit time. ओके, सो विद द टाइम जो चेंजेस होते हैं कंसंट्रेशन में किसके, रिएक्टेंट के या फिर प्रोडक्ट के, उसे हम लोग बोलते हैं dx अपॉन dt, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। तो छोटी छोटी कुछ चीजें यहाँ पर, जैसे अभिक्रिया वेग की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में बताया गया, उसका मात्रक क्या होता है, कहाँ से आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। तो वेग स्थिरांक के लिए आपको पॉइंट बताया गया कि वेग स्थिरांक क्या है, अगर अभिकारक पदार्थों की सांद्रता इकाई है उस केस में जो अभिक्रिया का वेग होता है वही उसका वेग स्थिरांक कहलाता है। ओके, इंग्लिश में आप इसी को ऐसे बोलते हो, इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज यूनिट ऑन दैट टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। दिस इज द एग्जैक्टली स्टेटमेंट, आप फिर से समझ लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। कंडीशन क्या है, कब बोलेंगे इसे, रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट if molar concentration of reactant molecule is unit। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का अगर मोलर कंसंट्रेशन यूनिट है ऑन दैट टाइम the rate of reaction is called rate constant. Okay, so this is the very first topic, write down. Now look at here, आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड छोटा सा पॉइंट है, उसको भी हम लोग जल्दी से देख ले रहे हैं। ये सारी चीजें आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएंगी, तो आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी जस्ट आपको केवल समझना है। ओके, तो चलो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, दिस इज द गिवन रिएक्शन, अब कह रहे हैं कि इस रिएक्शन के लिए आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसका बताना है आपको। ओके, सो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, चलिए देखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मतलब बेटा अभिकारक अणु, तो इनका जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो dx अपॉन dt, तो जो मोल होता है मोल से हम डिवाइड करते हैं, एंड साइन आप देखिएगा नेगेटिव साइन यूज करते हैं, डेल्टा कंसंट्रेशन A अपॉन डेल्टा T माइनस 1/b डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B एंड डेल्टा T एग्जैक्टली रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। सो प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पाद होता है, उसके लिए आपने क्या करना है, dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1/c डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C डेल्टा T एग्जैक्टली इक्वल टू 1 अपॉन d डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ D डेल्टा T। सो आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप देख रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, तो आपको एक बड़ा बेसिक सी चीज़ दिखाई पड़ेगी, समझ में आएगी क्या, जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, तो हमारा साइन कौन सा यूज हो रहा है, नेगेटिव साइन यूज हो रहा है, बट यहाँ पर आप देखिए प्रोडक्ट के साथ में साइन कौन सा यूज हो रहा है, पॉजिटिव साइन यूज हो रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या कारण है कि हम लोग रिएक्टेंट के साथ में नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। सो बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। एक्चुअली आपका प्रोडक्ट बनेगा कैसे, तो प्रोडक्ट तो तभी बनेगा ना जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, अभिक्रिया हो रही होगी कुछ ना कुछ, और ये ऑब्वियस है कि जब अभिक्रिया हो रही है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितने भी अभिकारक हैं उनकी वैल्यू कम होती जाएगी ना, अमाउंट कम होगा, क्योंकि वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तभी तो उत्पाद बन रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका ये अभिकारक अणु पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। सो एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और प्रोडक्ट आपका बनता जाता है। सो द नेगेटिव साइन इज शोज हियर, दिस इज द डिक्रीजमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अभिकारक अणु की मात्रा घट रही है,
कम हो रही है, यहाँ नेगेटिव साइन हमें केवल इतना ही प्रदर्शित करता है। ओके, तो जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा ऐसे कोई भी रिएक्शन दे दिया जाएगा, सपोज आपके पास रिएक्शन आएगा, बोलेंगे कि ये रिएक्शन लिखा हुआ है N2 + 3H2 गिव्स दैट 2NH3, आप इसके लिए मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। ऐसे कोई भी रिएक्शन आ सकती है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए वेग ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद पदार्थों का वेग ज्ञात कीजिए। तो अब अभिकारक के लिए क्या लिखोगे आप, dx/dt इक्वल्स टू, यहाँ तो कोई मोल लिखा नहीं हुआ है, सो नथिंग इज हियर, जस्ट आप माइनस साइन यूज करिएगा, डेल्टा N2/ΔT इक्वल्स टू -1/3 डेल्टा H2/ΔT। कई बारी टाइम आपको गिवन रहता है रिएक्शन की, रिएक्शन इतनी देर में कंप्लीट हो रही है, तो जब आपको टाइम दिया जाएगा तो आप वो वाला टाइम उसी के बिहाफ पर वैसे यूज़ करिएगा। एग्जैक्टली dx/dt इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा NH3/ΔT। बस आपको ऐसे केवल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर देना होता है, जैसा भी क्वेश्चन आएगा वैसे आपने इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। ओके, टाइम दिया जाएगा तो टाइम आप यूज़ कर लेंगे। तो अच्छा एक चीज़, यहाँ पर जो डेल्टा यूज़ हो रहा है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ डेल्टा? सो द डेल्टा का मतलब है बेटा यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर हमें ये शो कर रहा है कि चेंज हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो भी अल्टरनेट्स हो रहे हैं उसको यहाँ पर शो करता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब है चेंज, तो यहाँ पर चेंज को प्रदर्शित करता है, क्या परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है अभिकारक या उत्पाद पदार्थ में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में, वो डेल्टा से हमें पता चलता है। ठीक है, तो डेल्टा का मतलब ही होता है कि चेंज हो रहा है। अब वो चाहे चेंज विद द टाइम, टाइम में कुछ चेंजेस हो रहा होगा, कंसंट्रेशन में कुछ चेंजेस हो रहा होगा, इसलिए हम लोग डेल्टा यूज़ करते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है और ऐसे ही आपको करना होता है। बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे, वो सब आप करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया का वेग है, उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जल्दी से देख लेते हैं उसे भी। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ में नोट कर रहे हैं तो करते चलें, बाकी आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट है कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो कौन कौन से कारक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट एग्जैक्टली इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, नो इश्यू, मोस्टली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ही हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड ऑल्सो रेडिएशन एंड मैनी मोल्स। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे और भी कारक होते हैं जिनसे अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। प्रभावित होने का मतलब या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, जो चेंज होगा रेट ऑफ रिएक्शन, वो ये फैक्टर्स लिखे गए हैं। जैसे आप जानते हो टेम्परेचर रेज करते हैं, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है। तो क्या रीज़न है? वैसे तो अभी आपका एक कोलिजन थ्योरी है, वो इस चैप्टर से अभी आपका रिड्यूस सिलेबस में हट चुका है, वो थ्योरी आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज आप बुक से पढ़ सकते हैं। उसी के बिहाफ पर आपका बताया जाता है कि कोई रिएक्शन होती कैसे है, क्या कुछ रीजन्स हैं। ठीक है, तो बाय द वे अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर डाउन करते हो, डिक्रीज करते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका घट जाता है। तो उसका रीज़न जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है ना, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। सो एग्जैक्टली टेम्परेचर बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, इन सारी चीज़ों के इंक्रीजमेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता जाता है। और नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये मेन फैक्टर है कि रिएक्टेंट आप जो ले रहे हो वो किस टाइप का है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो रिएक्शन जल्दी हो रही होगी, अगर आपका कोई मोलर कंपाउंड है, मॉलिकुलर कंपाउंड है, तो मॉलिकुलर कंपाउंड में भी आपको बताया जाता है कि वो कंपाउंड आपका
मे बी अगर पोलर है तो थोड़ा सा रिएक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा होगी, नॉन पोलर है तो रिएक्टिविटी कम होगी। एग्जैक्टली प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड रिडक्शन के केस में आपको ये बताया जाता है कि जो कैटलिस्ट ले रहे हैं, अब वो कैटलिस्ट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, वहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। रेडिएशन के बेहाफ पर भी बहुत सारी रिएक्शंस आपकी अफेक्ट करती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आपको पूछे जाएंगे, तो जस्ट आपको बस ऐसे ही लिख करके आना होता है जैसे आपसे फैक्टर पूछा जाता है कि क्या फैक्टर हैं, कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं। ओके, सो जस्ट आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, या मैंने आपको 5 फैक्टर्स बताया हुआ है। हम लोग इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं उस टॉपिक को भी हम लोग जल्दी से ही। अब हमारा इसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्या होता है मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, पूछा जाता है। वैसे तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपका आएगा कि अभिक्रिया कि कोटि और आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर कई बार पूछा जाता है अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है वो बताइए। ओके, सो अभिक्रिया की आणविकता इज द मॉलिक्युलरिटी। राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है वो हम लोगों को देखना है। चलिए देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता। एक बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है अभिक्रिया की आणविकता के लिए। अभिक्रिया की आणविकता के लिए आपको ये बताया जाता है कि जो कोई भी अभिक्रिया उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया की आणविकता उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन? मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारक पदार्थों की संख्या को, अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। कुल अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना, वही अभिक्रिया की आणविकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो ये अभिक्रिया की आणविकता होती है, टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन। अब देखो जरा, जैसे इसी के ब्याह पर आपको बोला था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको मिलती हैं बहुत टाइप की यहाँ पर। अब बहुत कौन कौन से टाइप की, जैसे पहला होता है एकाणुक अभिक्रिया। एकाणुक अभिक्रिया मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है बेटा? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन एकाणुक अभिक्रिया, एक होगा यहाँ पर अभिकारक अणु। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना होगा? जस्ट ओनली 1। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा 1। ऐसे ही आपका बाइमॉलिक्यूलर रहता है, ट्राइमॉलिक्यूलर रहता है। तो बाइमॉलिक्यूलर में वहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है 2, ट्राइमॉलिक्यूलर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है 3। एग्जैक्टली इस तरीके से आपको बताया जाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बारे में। तो चलो देख ले रहे हैं कुछ एक एग्जांपल्स हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए। आपको जनरल सा पॉइंट है, देखते हैं एग्जांपल्स। H2O2 gives H2O and half O2। ये कौन सी रिएक्शन हुई? यूनिमॉलिक्यूलर। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना है? जस्ट ओनली सिंगल, एक है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ओके, दैट्स वाई यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया आपका। पॉइंट नंबर बी, बाइमॉलिक्यूलर। बाइमॉलिक्यूलर मतलब द्विअणुक अभिक्रिया। तो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कौन सी होगी? द्विअणुक, जिनमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना होगा? 2 होगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जहां जिन अभिकारक अणुओं में, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक अणुओं की संख्या 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल H2 + Cl2 gives that 2HCl। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1 and 1 टोटल 2 हो गया। सो एग्जैक्टली दिस इज, ठीक है।
ये आपका बाइमोलिकुलर रिएक्शन हो गया। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल है ओजोन, आपको 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज हो रहा है, हीट करेंगे तो ऑक्सीजन मिल जाएगा। सो यहाँ पर कितना यूज हुआ, 2 मॉलिक्यूल यूज हुआ है, तो ये आपका बाइमोलिकुलर हो गया। ऐसे ही और एग्जांपल आपको अगर देखा जाएगा तो ट्राइमोलिकुलर के लिए भी आपको मिलता है त्रिअणुक विक्रिया। सो बेटा त्रिअणुक विक्रिया क्या होगी, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणुओं की संख्या होती है 3, दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर 3 कॉल्ड ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस। तो ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस में आपको जनरल सा एग्जांपल ऐसे ही मिल जाता है, SnCl2 FeCl3 gives that SnCl4 and FeCl2। ओके, दिस इज अ ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। अब ये ट्राइमोलिकुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, 3 है ना। यहाँ पर आप देख रहे थे इन दोनों ही रिएक्शंस में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितना मिल रहा था, 2 मिल रहा था। ये आपका एकाणुक थी, यूनिमोलिकुलर थी, क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना था, 1 था। तो एक बार फिर से मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। किसी अभिक्रिया की आणविकता क्या है, उस अभिक्रिया में प्रयुक्त कुल अभिकारक पदार्थों की संख्या कहलाती है उसकी आणविकता। ओके, यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर और ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस हैं आपकी। ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ने को मिलेंगे, पहचानने के लिए मिलेंगे, तो वो आपको पहचानना होगा। जनरली जब यहाँ से डिफरेंसेस पूछा जाता है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये बात आपको याद रखनी है कि मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। भाई कोई भी रिएक्शन है, अगर आपको कंप्लीट कराना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो लेना ही होगा ना, और अगर आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेना है दैट मीन आपको वहाँ पर मॉलिक्युलरिटी उसकी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ये आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट हुआ। ओके, और ऐसे ही आपको एक बात और ध्यान रखनी होती है कि मॉलिक्युलरिटी यानी आणविकता जो है अभिक्रिया की वो कभी 0 भी नहीं हो सकती है, कभी उसकी वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होगी। ये दूसरा पॉइंट आपके लिए रहेगा, कभी भी उसका फ्रैक्शनल वैल्यू भी नहीं होगा और नेगेटिव वैल्यू भी नहीं होगा, मान ऋणात्मक नहीं होता है, भिन्नात्मक नहीं होता। ये चीज़ें हमें डिफरेंसेस में लिखने के लिए यूज़ होती हैं। तो अब इसके बाद में आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से जो पूछा जाता है वो एग्जैक्टली वही टॉपिक है आपका, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, दिस इज योर न्यू एंड नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक। आप बोर्ड एग्जाम में देखेंगे कोई भी अनसॉल्व पेपर क्वेश्चन बैंक उठा करके सबसे ज़्यादा पूछा गया इस चैप्टर से तो अभिक्रिया की कोटि पूछी गई है। मात्रक पूछ लिया जाता है, पर्टिकुलर किसी अभिक्रिया की कोटि का यूनिट क्या हो रहा है, 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकेंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, और आपसे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किसी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, व्हाट इज द एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लुक एट हियर, लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन। माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित है, let us consider this is the rate of exactly a chemical reaction. So what is the rate of reaction according to the law of mass concentration, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमानुसार आप देखोगे concentration of A and B power m power n, so the dx upon dt is the directly proportional to the concentration of reactant molecule. Okay, so this is the chemical reaction and dx upon dt equal to k a power m n b. Now here comes the order of reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि किसी जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो एक्चुअली क्या है। यहाँ से आप एक परिभाषा बता सकते हो, पहले हिंदी में सुन ले फिर इंग्लिश में बता दूंगा। अभिक्रिया की कोटि क्या है,
किसी अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो आप ऐसे बताते हैं कि किसी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के घातों के योग को कहते हैं। ये m और n क्या है, m और n क्या है, m आपका कंसंट्रेशन A। ओके, तो क्या होती है अभिक्रिया की कोटि बेटा, अभिक्रिया की कोटि के लिए बताएगा, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ये m n का जो योग है वही अभिक्रिया की कोटि है। तो m और n क्या है, m और n है अभिक्रिया के वेग निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के घात। तो किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारण में प्रयुक्त अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ओके, फिर से सुन लीजिए एक बारी, क्या है अभिक्रिया की कोटि, किसी अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग निर्धारण में प्रयुक्त अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। सो एग्जैक्टली इन इंग्लिश राइट नाउ व्हाट इज द एग्जैक्टली स्टेटमेंट, सो द स्टेटमेंट what is the order of reaction, order of reaction is the sum of the power of the reactant molecules which determining steps for the rate of reaction. Exactly, this is the statement. What is the rate of reaction, sorry, what is the order of reaction? So the order of reaction is the sum of the power of the concentration of reactant molecule which is used in determining steps called order of reaction. Okay, so this is the order of reaction, and now type of order of reaction. If the value of m plus n, if the value of m plus n 0 1 2 3, then the order of reaction is also respectively zero order reaction, first order reaction, second order reaction, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। गॉट इट? कह रहे हैं कि अगर m प्लस n का मान 0 1 2 3 होगा तो क्रमशः अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। इस तरीके से आपको बताया जाता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, तृतीय कोटि अभिक्रिया क्या है। आपको ये बात याद रखनी होती है कि अगर m प्लस n का मान आ रहा है 0 तो शून्य कोटि अभिक्रिया, m प्लस n का मान आ रहा है 1 तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, 2 आ रहा है तो द्वितीय कोटि और 3 आ रहा है तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका। और बहुत इजी सा पॉइंट है। अब अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या होती है, तृतीय कोटि अभिक्रिया क्या होती है। अलग अलग इनकी डेफिनेशन देखेंगे, अलग अलग इनके एग्जांपल्स देखेंगे और इनके यूनिट्स भी आपको देखने हैं, फिर एक डेरिवेशन और फिर हो जाएगा आपका चैप्टर कंप्लीट। तो चलिए जल्दी से देख ले रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में। व्हाट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन रट्टा नहीं मारना है आपको, लैंग्वेज केवल समझना है आपको। लैंग्वेज में क्या रहेगा, those reaction in which the value of m plus n is 0 called zero order reaction। ऐसी विक्रियाएं जिनके लिए m plus n का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो वो कौन सी विक्रियाएं हो जाएंगी, शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाएंगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिनके लिए m प्लस n का मान 0 होगा उनका आप उनको क्या बोलते हो, शून्य कोटि अभिक्रिया बोलेंगे। और एक जो पॉइंट है, खास बात है, वो बेटा ये है कि इन अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया वेग इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन, अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जितनी भी होती हैं उनके लिए अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो वो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, इनके लिए m प्लस n का मान 0 होता है। आप ऐसे भी इसकी परिभाषा बताते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए अभिक्रिया का वेग उनके अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है वो कहलाती हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो दोज रिएक्शंस इन विच देयर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स नॉट डिपेंड ऑन द reactant molecule are known as zero order reaction, and for the zero order reaction the value of m plus n is 0.
और एक बहुत खास बात है आपके लिए, वो आपको बताया जाता है हाउ विल यू आइडेंटिफाई एनी रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई हमारी जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके लिए बड़ा छोटा सा पॉइंट आपको ये बताया जाता है। आपको एक छोटा सी जो चीज़ देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि अगर कोई रिएक्शन के साथ में आपका ये सनलाइट का यूज़ हो रहा है, साइन सनलाइट अगर है, दैट मीन मोस्ट प्रॉबल वो रिएक्शन आपकी होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या फिर कई बार आपको ऐसे मिलता है कि अगर कोई रिएक्शन है उसके साथ में आपको डेल्टा ओवरहीट करा करके बना रहे हैं, उसको प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, तो भी आपको वो कौन सी रिएक्शन हो जाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। सो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स हो गए हैं और उनके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको मैं 2 पॉइंट बता रहा हूँ। काम की बात है कि अगर किसी रिएक्शन में सनलाइट यूज़ हो रहा है, डेल्टा यूज़ हो रहा है, दैट मीन वो मोस्ट प्रॉबल जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। ओके तो ये रहे आपके 2 एग्जाम्पल डेफिनेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अभी हम लोग इनका यूनिट देखेंगे और रेट इक्वेशन भी देखेंगे। ओके चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी। तो जैसे आपने यहां पर देखा है वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोज रिएक्शन फॉर विच द वैल्यू ऑफ m प्लस n इज 1 आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए अभिकारक पदार्थों की सांद्रता ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग किसी एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है वो कहलाती हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, और इनके लिए m प्लस n का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आपके लिए पॉइंट है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के। अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की पावर 1, इसका मतलब क्या है, एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। दोज रिएक्शंस in which the rate determining step is directly proportional to the concentration of a one reactant molecule are known as first order reactions। ये बात आपको बताई जाती है। and for these reactions the value of m plus n is 1। ओके सो एग्जाम्पल्स यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स वैसे तो दिए जाते हैं, तो आप देखेंगे एग्जाम्पल जैसे आपका है H2O2 on heating it is converted into H2O and half O2। exactly the second one example is ethyl acetate on hydrolysis converted into एसिटिक एसिड एंड एथिल अल्कोहल। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है, m प्लस n का मान 1 होता है, वो आपकी कहलाती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अभिकारक पदार्थ अभिक्रिया का जो वेग है वो किसी भी अभिकारक पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है, m प्लस n का वैल्यू होता है 0, वो होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जैक्टली डेफिनेशन में जाइएगा, आपसे पूछेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दोज रिएक्शन फॉर विच वैल्यू ऑफ m प्लस n इज 2 आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जैक्टली व्हाट आर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मीन दोज रिएक्शन इन फॉर विच द वैल्यू ऑफ m प्लस n इज 3 कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके सो एग्जैक्टली आपको इसी तरीके से तृतीय और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं की परिभाषा देनी है, जिनमें अभिक्रिया का वेग 2 अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करेगा, 3 पर निर्भर करेगा, वैल्यू ऑफ m प्लस n 2 होगी, 3 होगी, वो आपकी सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती हैं। सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मैं आपको एग्जांपल अगर बताऊं तो एग्जांपल भी आप देख लीजिए, सेकंड के लिए क्या रहेगा और थर्ड के लिए क्या रहेगा। तो सेकंड का मैं आपको अभी इससे पहले एग्जांपल बताया भी था, ओजोन ऑन हीटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और थर्ड ऑर्डर के लिए आप देखिएगा, मैं आपको पहले भी एग्जांपल बता चुका हूं, उसके अलावा एक और बता दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके तो ये आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस तरीके से आपका एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया है। डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी अभिक्रिया कोटि की परिभाषा क्या होती है, तो सिंपल सा पॉइंट है, अभिक्रिया कोटि की परिभाषा के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वैल्यू ऑफ m प्लस n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है आपको। लेकिन अब आप जब खुद से पढ़ोगे, बुक से पढ़िए या नोट्स आपको जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनसे पढ़िए, जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए एग्जाम्पल तो आपको पता चली गया है।
अब जल्दी से हम लोग एक चीज़ और देख ले रहे हैं। इन अभिक्रिया कोटि के लिए आपको एग्जांपल जब आपको पता चल गए तो कुछ एक यूनिट की बात मैं बता दे रहा हूँ। यूनिट क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट आपसे पूछा जाता है अभिक्रिया कोटि का कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसके लिए उनका जो रेट इक्वेशन होता है, उन रेट इक्वेशन का आप यूनिट बता दीजिए मुझे कि यूनिट क्या होता है। वो यूनिट आपसे पूछी जाती है, तो यूनिट मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं यूनिट भी जल्दी से। वो आपको अलग से एक तरीके से लर्न ही कर लीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को तो बहुत आता है। ये आप अलग से ही नोट कर लीजिएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है। अब तो इंग्लिश मीडियम, ये इंग्लिश वाले वर्ड हिंदी मीडियम को सब आ ही रहे होंगे, जनरल है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। शून्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं, इनके लिए क्या होगा, अभिक्रिया कोटि का मात्रक। वो जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं हम लोग, वो भी बता देते हैं, आप उसको भी देख लीजिए। मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ये आपका जीरो ऑर्डर शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक हो गया। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो जीरो का और प्रथम कोटि अभिक्रिया का पूछा जाता है मात्रक। तो ये मात्रक आपको एक तरीके से याद ही कर लेने हैं, छोटा सा पॉइंट है। आई विश कि आपको समझ में भी आ जाएगा, वो ऐसा कोई इशू है नहीं, हेक्टिक है नहीं। तो लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ये आपका दूसरा हो गया। और ऐसे ही आप तीसरा एक और देखेंगे तो उसके लिए जो थर्ड ऑर्डर के लिए बताया जाता है दैट इज़ पावर एक बढ़ा दीजिए डायरेक्टली। तो एल मोल इंटू सेकेंड इनवर्स, ये आपको ऐसे ही बस पावर ये डायरेक्टली आपकी मिलती जाती हैं। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि मोस्टली पूछा जाता है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए। अब हमारा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। अब आपको रेट इक्वेशन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसका डेरिवेशन भी आता है, अर्धायुकाल यानी कि हाफ लाइफ पीरियड से वहाँ पर एक रिलेशन भी पूछा जाता है। तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दी से उसको भी देख ले रहे हैं। तुम्हें पानी नहीं पीना है क्या? चलिए भाई देखते हैं डेरिवेशन। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सूत्र का निगमन ऐसे पूछा जाता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग समीकरण सूत्र का निगमन। द डेरिवेशन आपका है एक छोटा सा, लेट अस कंसीडर, माना कोई विक्रिया, इंग्लिश मीडियम आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये हिंदी में लिख दे रहा हूँ। माना कोई अभिक्रिया निम्नलिखित है। ओके, लेट अस कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए गिव्स दैट प्रोडक्ट, तो कुछ भी हो सकता है। प्रारंभ में सांद्रता, इनिशियल वैल्यू आपके लिए जो बोली जाती है, इनिशियल कंसंट्रेशन, लेट अस कंसीडर दिस इज ए एंड तुरंत तो कोई चीज़ बनती नहीं है, सो दैट्स वाई द वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0। आफ्टर टी टाइम, टी समय बाद सांद्रता, तो टी समय बाद सांद्रता की बात करेंगे, यहाँ से कुछ निकलेगा, वहाँ पर कुछ बनेगा। डिसोसिएशन वैल्यू इज x, so the value of a is, this is a minus x, here comes x after t time। ये टी टाइम की बात हो रही है कि टी टाइम में आपका ऐसे आएगा। फिर हम लोग जानते हैं एक छोटा सा पॉइंट आपका, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग क्या होता है, सिंस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड द पावर इज 1। ये बात आपको बताई गई थी कि कोई भी अभिक्रिया का जो वेग होता है प्रथम कोटि के लिए वो उसके एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है। सो
1 वैल्यू आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, रीज़न बिहाइंड दैट द वैल्यू आपका प्रथम ये आपका ऑर्डर कितना है रिएक्शन का 1 है, तो आपने यहाँ पर 1 लिया हुआ है। ओके, अब चलिए क्या करना है, वैल्यू पुटअप करिए dx/dt आफ्टर t टाइम, दिस इज a माइनस x, क्या आएगा यहाँ से dx/dt इक्वल टू के a माइनस x वाले टर्म एक साथ कर लीजिएगा, dx/a माइनस x इक्वल के dt, और फिर इसके बाद में आपको करना है इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। देखें क्या आएगा अभी इसके बाद जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, हिंदी में उसे कहते हैं समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन 1/a माइनस x dx इक्वल्स टू के dt, कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं और जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ जाता है, तो यहाँ से वैल्यू आपका आएगा दिस इज माइनस लॉग a माइनस x इक्वल के, टी के सापेक्ष हो रहा है तो के टी प्लस सी या फिर आई, एक आपका इंटीग्रेशन साइन आ जाता है। यहाँ से आप चाहो तो इसे एक इक्वेशन मान सकते हो, वैल्यू आपके लिए इफ़ t इक्वल 0 देन x इक्वल 0। हम मान ले रहे हैं कि अगर टाइम 0 हो गया है तो जो x है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो x आया है वो कहाँ से आया है, वो t समय बाद आया है। जब हमारा टाइम 0 है तो क्या x होगा, कभी नहीं होगा, तो इसलिए अगर t 0 है तो x क्या होगा, 0 होगा। सो पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, यहाँ से आप c का मान निकालिए, क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब सीधे सीधे आपको c का मान मिलेगा यहाँ से, c इक्वल्स टू माइनस लॉग a, ये वैल्यू आपका आएगा और ये बेस e चलता है यहाँ पे। ओके, एग्जैक्टली ये जो वैल्यू आपकी c की आई है ना, उसे आपको उसी इक्वेशन में रखना है, जो भी आप इसे इक्वेशन बोल रहे हो। फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए, इस वैल्यू को वहाँ पुटअप करिए, पुट द वैल्यू ऑफ c इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आएगा बेटा, वैल्यू पुटअप करिए, माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस सी है, वैल्यू रखेंगे माइनस लॉग ए, ठीक है। लॉग वाले टर्म एक साइड कर लीजिए, क्या आएगा, माइनस लॉग ए माइनस एक्स प्लस लॉग ए इक्वल के टी, और आप इसको सही से लिखेंगे, आगे पीछे कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा के टी इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स, बेस में ई चल रहा है, आप ए चलने दीजिएगा, के का वैल्यू लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये एग्जैक्टली के इक्वल्स टू 1/t। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी वैल्यू, ये आपको फॉर्मूला पता होता है एग्जैक्टली, ये इधर लिख दे रहा हूँ फिर हटा दूंगा उसे, लॉग m/n इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। अब ये लॉग m लॉग n, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग m/n। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एग्जैक्टली, अगर आप देखो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं लॉग m/n, दैट इज लॉग a/a माइनस एक्स, लिखा जा सकता है इसको। चलिए यहाँ से आप k को एक साइड में रखिए और t को भेज दीजिए उधर, तो ये हो जाएगा 1/t लॉग a माइनस एक्स लाइक दिस, ये आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। ऑन चेंजिंग बेस परिवर्तन करने पर आपको यहाँ से डेरिवेशन करने के बाद जो फॉर्मूला आ रहा था, जो हमें चाहिए था, वो मिल जाएगा। ऑन चेंजिंग बेस वैल्यू, ऑन चेंजिंग बेस ऑफ लॉग, तो बेस वैल्यू चेंज कर रहे हैं, लॉग ई से लॉग 10 में आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई होता है 3.03, तो यहाँ से हमें मिलता है बेटा, ये देखिए अब लॉग 10 आ गया, अभी लॉग बेस में ई चल रहा था, ये हमें एक फार्मूला मिल जाता है, एक इक्वेशन मिल जाती है। एग्जैक्टली यही इक्वेशन है आपकी जो आपको चाहिए होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण होता है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से डेरिवेशन आता है करने के लिए, कुछ भी नहीं था अभी तक, बड़ा छोटा सा पॉइंट था। सबसे पहले कोई आपने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लिया है, ए गिव्स द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आपका स्टार्टिंग में इनिशियल मोल उसका आपने लिया ए,
तुरंत तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, दैट्स वाई 0 है। फिर आपने टी टाइम बाद वहाँ से कुछ निकल रहा है तो मान रहा है कि x निकल रहा है, डिसोसिएशन वैल्यू इज x। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो आपको पता है फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड द पावर इज 1। वहाँ से आपने टी टाइम बाद वैल्यू यूज़ किया, सब कुछ रखा, x वाले टर्म एक साथ में कर लिए, ये लिखा हुआ है dx/A-x, A-x, x वाले टर्म एक तरफ कर लिए। फिर जो कुछ भी आया आपने उसका इंटीग्रेशन करा लिया है, इंटीग्रेशन कराने के बाद जस्ट आपने कैलकुलेशन किया हुआ है। मैथ्स वाले स्टूडेंट तुरंत समझ गए होंगे, केवल आपने कैलकुलेशन किया है, यहाँ पर log m/m वाला फॉर्मूला यूज़ किया और चेंज किया है बेस वैल्यू, तो वहाँ से आपको एक रेटिफिकेशन मिल गई है। यही रेटिफिकेशन आपको चाहिए थी और ये हो गया आपका एक बेसिक फार्मूला। एक और छोटा सा पॉइंट है, जल्दी से उसे देखते हैं और चैप्टर को करते हैं फिनिश। ठीक है, आपका आता है ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको आप हाफ लाइफ पीरियड से रिएक्ट कराइए, उसको हाफ लाइफ पीरियड में क्या रिलेशन होता है वो आप बताइए मुझे, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए उसे भी देख ले रहे हैं जल्दी से, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जिन्होंने नोट करना है अभी साथ में ही तो वीडियो को पॉज कर लेंगे, तो पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके सामने नोट थी, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया और हाफ लाइफ पीरियड मतलब अर्धायुकाल में क्या संबंध है, तो वो जल्दी से हम लोग देख ले रहे हैं, वो भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। छोटा सा ही पॉइंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आप बात करिएगा, अभी अभी देखा आपने 2.303 इंटू टी लॉग A/A-x। ओके, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। अब यहीं पर आपको कहा जा रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड, तो भाई पहले तो आपको ये जानना हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, अर्धायुकाल क्या होता है। अर्धायुकाल आपका होता है वो वाला टाइम जिसमें कोई भी कंपाउंड अपनी इनिशियल वैल्यू का एग्जैक्टली आधा हो जाता है, ठीक है ना, वो हाफ लाइफ पीरियड होता है। कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा बच रहा है जितने समय में, वो समय एग्जैक्टली आपका हो जाएगा उस कंपाउंड के लिए हाफ लाइफ पीरियड, उसका अर्धायुकाल। तो यहाँ पर हम लोग मान ले रहे हैं, माना टी जो है हमारा वो क्या है, टी हाफ है। टी हमारा क्या है, टी हाफ है एग्जैक्टली। अगर हमारा टी हाफ हो गया है टी, तो जो टी टाइम बाद शेष मात्रा मिल रही थी हमें A-x जो हमें मिल रहा था वो हमारा कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। A-x क्या था, रिमेनिंग वैल्यू था। तो रिमेनिंग वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं कि A-x हमारा क्या है, रिमेनिंग वैल्यू है, और वो टी टाइम बाद में क्या हो जा रहा है, जब आपका टी हो गया है टी हाफ, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बोला हाफ लाइफ पीरियड का, हाफ लाइफ पीरियड आपका एग्जैक्टली वो टाइम होता है जिसमें कोई कंपाउंड अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाता है। ओके, तो चलिए यही वैल्यू करनी है यहाँ पर पुटअप और आपको मिल जाएगा आपका आंसर, आपका रिलेशन। जल्दी से करते हैं फटाफट से कैलकुलेशन, देखो क्या आ रहा है भाई, के वैल्यू पुटअप करनी है केवल, और कुछ भी नहीं करना है। टी की जगह पर रख दो टी हाफ लॉग ए, वैसे ही रहने दो, A-x की जगह पर A/2 रख दो, ऊपर जाएगा क्या आएगा बताओ, इसको जल्दी से करके देखो। देखो क्या आ रहा है, 2.303 अपॉन में है टी हाफ, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा log 2A/A, ए से ए कर दो कैंसिल, बेस में चल रहा है 10, बेस में चल रहा है 10, तो ये log 2 की वैल्यू, अब 2 बच रहा है केवल, है ना, तो log 2 बचा है, तो आपको पता है log 2 का वैल्यू कितना होता है, जो log 2 का वैल्यू होता है वो वैल्यू पुटअप कर दो 0.3010, और इसको जल्दी से कर लो कैलकुलेशन, देखो आपको क्या मिलने वाला है, 0.693 अपॉन टी हाफ। ये आ गया आपका रिलेशन, यही रिलेशन होता है आपका हाफ लाइफ पीरियड में और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, बस आपको यही चाहिए था। और एक चीज़ आपसे मोस्टली पूछी जाती है कि भाई बताओ इसमें क्या है, तो इसमें ऐसा है कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो कंपाउंड के जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनके इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट
डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है किसी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। तो ये सारी चीज़ें आपने आज पढ़ी इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। अब इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आपको क्लास में अपडेट करते रहूँगा, वो चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती रहेंगी। अभी आप इसे जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोला है मैंने आज, तो आई विश कि आपको अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछते रहेंगे, व्हाट्सअप कर सकते हैं या क्लास में पूछ सकते हैं, जैसे भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन पूछना है वो उस तरीके से आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।